जावा और यज़दी के मोटरसाइकिल का नाम सुनते ही लोग मना कर देते हैं, ये मोटरसाइकिल मत लेना। क्या सच में इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस मोटरसाइकिल को लिए हुए मुझे करीब 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में मैंने करीब 2500 किलोमीटर राइड करा है। प्रिसाइजली देख लीजिएगा आप यहाँ पर। इन 2500 किलोमीटर में मैंने करीब 800 किलोमीटर हाईवेज़ पे ट्रैवल किया है और जो करीब 1700 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको सिटी में राइड करा है। तो हाईवेज़ का भी मेरा एक्सपीरियंस हो गया, सिटी का भी हो गया है। तो इस बाइक को लेने के बाद में मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद में इसकी जो सर्विस हुई, सर्विस के बाद में वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई नहीं हुई, सर्विस के बाद में गाड़ी का परफॉर्मेंस वगैरह कैसा रहा है, हीटिंग इश्यूज़ हैं कि नहीं है, सर्विस की क्या कॉस्ट आती है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है और इनके जो पार्ट्स हैं उनके क्वालिटी वगैरह कैसी है, ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिस हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बाइक जो मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ा है 2,50,000 रुपये। अब जब मैंने बाइक इसको ले लिया था उसके बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। वो जैसे कि जो प्रॉब्लम थी इसके यहाँ मुझे लग रहा है ब्रेक से या फिर चेन से कुछ चिक चिक सी आवाज़ आ रही थी। तो जब इसको मैंने शोरूम में बताया तो उन्होंने बताया कि ये जो डिस्क पैड है वो अभी नया है तो इसलिए आवाज़ आ रही है, जब वो घिस जाएंगे तो उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। दूसरी जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी शुरुआत में डिलीवरी के बाद में, इसका जो गियर है एक्चुअली ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ये मोटरसाइकिल देखने को मिलती है। तो इसका ये जो गियर है बहुत ज़्यादा हार्ड था, मतलब बहुत ही स्मूथ शिफ्ट नहीं होता था। तो जब भी मुझे वो करना होता था थोड़ा सा मुझे प्रेशर लगाना पड़ता था तब वो शिफ्ट होता था। तो ये प्रॉब्लम दूसरी आई थी। इसके बाद तो सच मुझे कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो जब इसकी पहली सर्विस हुई तो पहली सर्विस होने के बाद में गियर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया था और जो आवाज़ आ रही थी मुझे लग रहा था कि चेन से आवाज़ आ रही है, बट एक्चुअली वो आवाज़ डिस्क पैड से आ रही थी। तो वो जो आवाज़ थी वो भी चली गई थी। तो शुरुआत में तो मुझे बस यही 2 प्रॉब्लम आई थी और सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब बात कर लेते हैं इसकी जो पहली सर्विस की। तो इसकी जो पहली सर्विस हुई थी 1000 किलोमीटर पर होता है या कि 1 महीना। तो मेरा करीब 984 या 85 किलोमीटर हो गया था और 1 महीने भी पूरे होने वाले थे तब मैंने इस बाइक की सर्विस कराई थी। तो इसकी जो सर्विस हुई थी उसमें मुझे पड़े थे 1310 रुपये के। 496 रुपये मैंने बचा लिए थे। एक्चुअली वो रुपये मैंने ऐसे बचाए थे, जो इनका चेन होता है इसको चेन ल्यूब और चेन क्लीन करते हैं, उसके लिए ये 496 रुपये चार्ज करते हैं। तो मैंने इस मोटरसाइकिल का चेन ल्यूब और चेन क्लीन खुद करा था तो मेरे वो 500 रुपये करीब बच गए थे। इसीलिए मेरी जो पहली सर्विस की कॉस्ट आई थी 1310 रुपये। तो जो पहली सर्विस हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था, उसमें इनमें जो 1.5 लीटर का इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल चेंज हुआ था। दूसरा एयर फिल्टर था, एयर फिल्टर चेंज हुआ था। और गाड़ी में सच और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब सर्विस से पहले भी मेरी बाइक काफ़ी स्मूथ चल रही थी, परफॉर्मेंस काफ़ी सही था और गाड़ी का रिफाइनमेंट भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। इसके पहले मेरे पास जावा 42 मोटरसाइकिल थी जो मैंने 2020 में परचेज़ करी थी। मैंने करीब 6 साल उसको राइड करा था और उसको लेने के बाद में जब मैंने इस मोटरसाइकिल पर स्विच करा तो सच बता रहे हैं मुझे जो इंजन का रिफाइनमेंट था, जैसे कि उसका अगर इस लेवल का था तो इसका मुझे ये फील हो रहा था। काफ़ी अच्छा रिफाइनमेंट था। इस बाइक को लेने से पहले मेरे जो जहन में था कि मैं डोमिनार बाइक परचेज़ करूँगा, बट मैंने इसको करीब 30-40 किलोमीटर राइड करा। उसके बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। पहले इसका जो वेट 182 kg होता था, अब 174 kg हो गया। तो अब ये लाइटर मोटरसाइकिल भी हो गई थी। इंजन का रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा हो गया था, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया था, राइडिंग मोड ऑलरेडी इसमें थे। तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी। 30-40 किलोमीटर जब मैंने राइड करा था तभी मुझे मालूम हो गया था और राइड करने के मैंने तीसरे दिन ही ये इस बाइक को परचेज़ कर लिया था। तो अब दूसरी जो प्रॉब्लम मुझे यज़दी से फेस हो रही है वो है कि इसके जो पार्ट की अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें क्रैश गार्ड नहीं लगा है, सैडल स्टे नहीं लगा है। जबकि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो उसमें सब कुछ शोकेस किया गया था कि इसके क्रैश गार्ड थे, सैडल स्टे था और ये जैसा कि टेल सेक्शन है, ग्रैब हैंडल ये भी था, यहाँ पर वाइज़र भी थे, नकल गार्ड से, ये तमाम चीज़ें थी। बट अभी तक मुझे यहाँ पर क्रैश गार्ड नहीं मिल पाया है, सैडल स्टे भी नहीं मिला है। तो यह है कि पार्ट की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। आपको शोरूम जाना पड़ता है, वहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए वो बता दीजिए, उसके बाद में वो ऑर्डर लगाते हैं फिर अवेलेबल हो पाएगा।
तो मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है, बट अभी मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया। लेट्स सी कि कब अवेलेबल होता है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक राइड का प्लान काफ़ी दिन से हो रहा है। जैसे ही ये जो पार्ट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, क्रैश गार्ड लग जाएंगे, सैडल स्टे मिल जाएगा, मैं इस बाइक को लेकर के माउंटेन्स में निकल जाऊँगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। लोग कहते हैं कि इसके इंजन स्ट्रेस्ड होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज़ें लोग कंप्लेंट करते हैं। बट अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सच बता रहे, बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन है। ये आप खुद जाइए यज़दी के शोरूम में जाइए, इस बाइक का एक बार टेस्ट राइड लीजिए, इसका ब्रेक चेक कीजिए, इसके मोड्स हैं वो चेक करिए, सब कुछ चेक करिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली जो बता रहा हूँ क्या सच में वैसा है कि नहीं है। इसका इंजन इतना स्मूथ है, सिटी में राइड कीजिए, हाईवेज़ पे कीजिए, कहीं भी आपको स्ट्रेस्ड नहीं फील होता है, कहीं भी आपको स्ट्रगल करता हुआ नहीं सुनाई देगा। जैसे कि एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के इंजन होते हैं, सेम उसी तरीके से इसका भी इंजन आपको परफॉर्मेंस देता है। इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा क्विक है। इस बाइक को 3rd 4th गियर में डालिए, इसका थ्रॉटल थोड़ा सा पुल कीजिए, काफ़ी स्पॉन्टेनियस पिकअप देती है। हाईवेज़ पर करेंगे आप 80, 90, 100, 120 तक अभी मैं इस बाइक को ले गया हूँ। 120 में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील होती है। हाँ, एक जगह मुझे थोड़ा सा लगा है कि जब जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगी, कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी। बट अगर आप इसको सोचें कि फ्लिक करें, कि ये टर्न जैसे जिगजैग करते हुए लोग चलाते हैं, तो इसका जो व्हील है डुअल पर्पस एक्चुअली टायर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक पैटर्न में डुअल पर्पस टायर हैं। ऑफ रोडिंग में भी काम करते हैं, सिटी में भी, हाईवेज़ पे भी, हर जगह काम करते हैं। बट जब आप इसको अगर फ्लिक करने की सोचेंगे, तो अगर आप लेफ़्ट में इसको फ्लिक कर रहे हैं तो इसका जो टायर है आपको राइट साइड में काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ये जो है फ्लिक करने के लिए नहीं है। ये इस बाइक को आप एडवेंचर टूरिंग कर सकते हैं, हाईवेज़ पे जाइए, ऑफ रोडिंग में भी जाएँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसका जो सस्पेंशन ट्रेवल है वो भी करीब 150 mm का है। फ्रंट का 150 mm का है, रियर का 130 mm का है। जब मैंने इस बाइक का टेस्ट राइड लिया था तब मैं इसको ले करके जो रफ़ पैचेस है वहाँ पर भी गया था, गड्ढे वड्ढे से भी इस गाड़ी को निकाला था और काफ़ी ज़्यादा फ़न किया था। इसको काफ़ी अच्छी स्पीड में 40-50 की स्पीड में मैंने उस पर दौड़ाया था, काफ़ी अच्छे से शॉक वगैरह एब्जॉर्ब कर रही थी। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि अगर मैं कम स्पीड में इस बाइक को गड्ढों से निकालता हूँ तो थोड़ा सा मुझे फ़ील होता है, लेकिन वो ज़्यादा जर्क, वो सडन जर्क नहीं होता, थोड़ा सा स्मूथ जर्क होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है तो काफ़ी अच्छे से ये निकलती है। अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक को सिटी में चलाने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब आपको बताएं कि जो सिटी में गाड़ी को चलाने में वैसी सच कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती कब है, जब सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सिग्नल्स होते हैं, बार बार रुकना पड़ता है। तो इसका जो इंजन है, इसके जो रेडिएटर फैंस है, एक्चुअली ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो यहाँ पर रेडिएटर फैंस भी लगे हैं और यहाँ पर रेडिएटर सामने की साइड में यहाँ रेडिएटर फ़ैन होता है। तो इसका जो एयर होता है वो सीधे आपके पैरों पे आता है। अब जब पैरों पर इसका जो हॉट एयर आता है तो उसकी वजह से आपको हीट काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो जैसे कि अभी जब मैंने इस बाइक को ली, मई के महीने में ली थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा था। तो जब मैं सिटी में इस बाइक को राइड कर रहा था तो मेरे पैरों पे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रहा था। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म मुझे लगता था। और अगर बिना जूते के मैं इसको राइड करूँगा तो मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ पर टच होता है, तो बिना जूते के आप इस बाइक को नहीं राइड कर सकते हैं क्योंकि ये पैर इसमें टच होते हैं। बट अगर आप कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं तब वो हीट आपको ज़रा सा नहीं फील होता। हाईवेज़ पे जैसे कि मैं इस बाइक को लेकर के करीब 800 किलोमीटर, जैसा मैंने पहले बताया, राइड कर चुका हूँ। हाईवेज़ पर आपको ज़रा सा भी हीटिंग इशू नहीं फील होता है, क्योंकि जब आप स्पीड में राइड कर रहे होते तो इसका जो हीट डिसिपेट होता है वो आपके पैरों पे नहीं फील होता है और हाईवेज़ पर वो आपको ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। फ्रंट में 19 इंच के इसमें टायर्स दिए गए हैं और रियर में जो इसमें 17 इंच का है। अब यहाँ पर जो मुझे एक दिक्कत आती है कि जैसे कि इस मोटरसाइकिल में स्पोक व्हील दिए गए हैं और पीछे भी स्पोक व्हील है, यहाँ पर एलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब ये बाइक अगर एक बार पंचर हो जाती है तो कोई जल्दी इस मोटरसाइकिल को ओपन नहीं करता है। एक्चुअली ये पूरी जो मोटरसाइकिल होती है ये एलन की के थ्रू ही ओपन होती है और क्लोज भी होती है। तो आई थिंक कि मुझे यहाँ पर लगता है कि यज़दी मोटरसाइकिल्स को इसमें एक एलॉय व्हील का भी ऑप्शन देना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में। तो फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और फ्रंट में आपको बाइब्रेकेट ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। पीछे के एक सेक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया, पीछे सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स। तो जो फ्रंट का ब्रेक है टॉप नॉच है, इसका जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है
काफ़ी स्पॉट रिस्पांस देता है। आप ब्रेक अप्लाई कीजिए, जा करके स्पॉट रुक जाती है। पीछे का है, पीछे में थोड़ा सा ब्रेकिंग ओके है। तो इस बाइक में जो इसकी सीट हाइट दी गई है 813 mm की सीट हाइट दी गई है। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच से कम है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एक बार मैं आपको इस बाइक पर बैठ के दिखाता हूँ। तब जब मैं इस बाइक पर बैठता हूँ तो देखेंगे तो मेरा जो टो पोर्शन होता है फ्रंट में होता है, बाकी बॉटम और हील अप होता है। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच से कम है तो वहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कभी कभी जब मैं पिलियन के साथ राइड करता हूँ और अगर मेरी बाइक लेफ़्ट या राइट अगर बेंड हो जाती है तो गाड़ी को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1-2 बार ऐसा हो चुका है। तो इसीलिए अगर 5 फीट 6 इंच से आपकी हाइट कम है तो इस बाइक को अवॉइड कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अगर इस बाइक को अगर आप देखते हैं तो ये बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट खड़ी होती है। अभी एक्चुअली ये कच्चे मिट्टी में है, इसीलिए ये लेफ़्ट साइड में बेंड ज़्यादा है। लेकिन जब इसे आप प्लेन सरफेस पे खड़ा करते हैं ये बाइक ऐसी खड़ी होती है। अगर हल्का सा भी लेफ़्ट साइड में प्लेन थोड़ा सा ऊपर होता है तो बाइक स्ट्रेट ऐसे खड़ी होती है और वहाँ पर गाड़ी के राइट साइड में गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मेरी यह बाइक 2 बार जो है राइट साइड में गिर चुकी है। अभी मैं 2 दिन पहले ही मैं गया था, करीब 200 किलोमीटर की जो मैंने राइड करी थी। वन साइड में 200 था, आना जाना वो 400 किलोमीटर हो गया था। तो मैं यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर अपना सामान वगैरह यहाँ पर सेट कर रहा था और हल्का सा मेरा ये जो हाथ है इस तरफ प्रेशर आया और ये बाइक सीधे आकर के इस साइड में गिर गई थी। वो तो एक बात था। और एक बार उसके पहले ये बाइक मेरी दाहिनी साइड में गिर चुकी है। मेरा भांजा है वो इस बाइक पर ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था, हल्का सा उसने कुछ प्रेशर किया और ये बाइक इस साइड में फॉल हो गई थी। तो इसका जो स्टैंड है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है। मुझे लगता है कि इसका जो है थोड़ा सा और इसको अगर बेंड कर देंगे तो सही हो जाएगा। बट खुद से बेंड करना आई थिंक कि हो सकता है कि अगर मैं खुद से बेंड करूँ तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बेंड होता चला जाए। अब बात कर लेते हैं सीटिंग पोजीशन की। तो सीटिंग पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। जब मैं इस बाइक पर बैठता हूँ तो प्रॉपर अपराइट पोजीशन होता है। मेरा जो पैर होता है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे रहते हैं और ये जो हैंडल है ये भी काफ़ी वाइड हैंडल बार दिया गया है। तो इसकी वजह से भी शोल्डर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। जो इस बाइक को मैंने करीब 800 किलोमीटर जो राइड करा है उस राइड में मुझे कहीं भी नहीं फील हुआ कि मेरे शोल्डर में या बैक में कोई भी पेन हुआ है, ज़रा सा भी नहीं फील हुआ है। सीट की अगर बात कर लेते हैं तो इस सीट की कुशनिंग काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा कुशनिंग दिया गया है। बाकी पिलियन के कंफर्ट की बात करें तो अभी मैंने जो सेकंड राइड करी थी लॉन्ग राइड 200 किलोमीटर की, उसमें मैं पिलियन के साथ गया था। तो पिलियन का कंफर्ट वैसे तो सब कुछ ठीक था, बस ये जो पिलियन के लिए जो सीट दिया गया है ये थोड़ा सा नैरो है तो उनके बम में तो पेन हो गया था। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं तो इसमें रस्टिंग इश्यूज़ हैं। अब जैसे कि यहाँ राइट साइड में अगर देखिए तो ये मेरा जो पीछे का ब्रेक है यहाँ पर इसका जो पेंट निकल गया है और यहाँ पर जो है रस्ट आ गया है। तो मैंने इसके लिए शोरूम में कंप्लेंट किया था तो शोरूम वाले ने बोला था कि ठीक है मैं इसके अप्रूवल के लिए भेज दे रहा हूँ और अप्रूवल हो जाएगा तो ये आपका जो ब्रेक है रियर ब्रेक है ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वैसे और तो कहीं रस्ट नहीं आया है, सिर्फ वो राइट साइड के जो ब्रेक है वहीं पर आए हैं। बाकी हाँ एक जगह और रस्ट आया था, इसका जो नट है यहाँ अगर देखेंगे तो ये जो नट है यहाँ पर रस्ट आया है। बाकी मोटरसाइकिल में और कहीं पर तो रस्ट नहीं आया है, एक बोल्ट में आया है। ये इसका साइलेंसर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी कोई रस्ट वगैरह नहीं है। अब ये जो रस्ट आ गया है शोरूम वालों ने बोला है कि इसका रिप्लेस कर देंगे, हमें कोई भी पैसे चार्ज नहीं करने पड़ेंगे। बाकी इसके अदर पार्ट की क्वालिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे कि इसमें जो पार्ट्स यूज़ हुए हैं जैसे कि ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर है, तो इसकी भी क्वालिटी ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब जैसे कि धूल मिट्टी इसमें लग जाती है तो इसको साफ़ करो तो ये एक्चुअली ये मैट फिनिश पर है और मैट फिनिश पे भी ऐसा लगता है हल्का सा रफ़ है तो इसमें मिट्टी चिपक जाती है तो जल्दी साफ़ नहीं होती। या कि यहाँ पर मेटल पार्ट भी है, ये भी मैट फिनिश पर दिया गया है तो यहाँ पर भी मिट्टी वगैरह लग जाती है तो ये जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके हैंडलिंग की। तो इसकी हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे से मनूवर होता है। हाँ जहाँ पर दिक्कत आती है जैसे कि इसका जो व्हील बेस है 1402 mm का व्हील बेस है, थोड़ी सी लंबी गाड़ी है तो लंबी गाड़ी होने की वजह से इसका जो टर्निंग रेडियस है अगर आप रोड पे घुमाना चाहेंगे तो थोड़ा सा टर्निंग रेडियस ज़्यादा होता है और इसका हैंडल का जो मोमेंट है यहाँ पर आकर के लॉक हो जाता है।
ये अगर देखेंगे तो यहाँ तक इसका मोमेंट है, तो इसका मोमेंट थोड़ा सा कम है, इस वजह से टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसको घुमाने के लिए अगर आप चाह रहे कम स्पेस में घूमे तो नहीं, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेगी। तो मैं तो इसको घुमाने के लिए सिंपली इसे यहाँ से ग्रैब करता हूँ और इसको हैंडल पे सीधा उठा करके मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। अब इसमें क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसका हेडलैम्प है, हेडलैम्प टॉप नॉच है। मैं इस बाइक को नाइट में भी राइड करा है, इसकी जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। इसका जो थ्रो अच्छा खासा जो इसका थ्रो होता है और जो स्कैटर होता है काफ़ी अच्छे से स्कैटर होता है, सब कुछ विजिबल होता है, प्रॉपरली विजिबल होता है। तो इसके हेडलैम्प से रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी मैड डॉग के लाइट रखी हुई हैं जो मेरी पुरानी मोटरसाइकिल में थी। मैंने सोचा था कि अपनी नई मोटरसाइकिल में इंस्टॉल कराऊंगा, बट अभी मुझे नहीं लगता है कि इसमें लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, इसमें जो है USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, एक USB चार्जिंग पोर्ट है, दूसरा टाइप C का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो जो इसका मिरर है, ये जो मिरर है ये भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है। अगर आप इसको प्रॉपर सेट कर लीजिए तो एल्बो पोर्शन नहीं विजिबल, तो बहुत माइनर सा थोड़ा सा विजिबल होता है, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं, बहुत थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन में आता है। बाकी जो पीछे की विजिबिलिटी होती है अच्छी है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे पसंद आई वो इस मोटरसाइकिल का लुक है। इसका लुक की अगर बात करें तो 10 on 10 है। कल रात की बात है, मैं इस बाइक को राइड कर रहा था, मेरे साइड में एक GT कॉन्टिनेंटल GT वाला बंदा आया, उसने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया कि हाँ अच्छी बाइक है। उससे मेरी थोड़ी सी बात भी हुई। तो लुक्स के मामले में 10 on 10 है, लुक्स के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो मुझे इसमें पसंद नहीं आई। एक्चुअली है क्या, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जा रही हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं अच्छाई बताऊं तो अच्छाई ही बताऊंगा या बुराई बताऊं तो बुराई ही। जो मुझे याद आता जा रहा है मैं उसे बताता जा रहा हूँ। तो जो मुझे नेक्स्ट चीज़ इसमें पसंद नहीं आई है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम है। जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा होता हूँ और मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें देखनी होती है, तो जब मैं शीशा ऊपर करता हूँ उसके बाद मैं आगे की तरफ जा करके उसमें इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। अब नेक्स्ट जो मुझे चीज़ इसमें अच्छी लगी, जैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक्स है अब काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। मेरे पास जो पुरानी जावा 42 थी उसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था उसमें हमेशा इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शन का जो सिग्नल आता रहता था, या कि जब हम फ्यूल अगर देखते थे कि इसमें फ्यूल कितना है तो वो भी कभी ऊपर नीचे हमेशा बताता था, कभी एक्यूरेट नहीं बताता। लेकिन इस मोटरसाइकिल में मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट लगी है। अगर इसने बता दिया कि रिज़र्व में आ गई है तो रिज़र्व में आ गई है। दूसरी चीज़, जो इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शन का कभी भी कोई सिग्नल आ जाता था, इन 2500 किलोमीटर में आज तक मुझे कोई भी फॉल्स सिग्नल नहीं आया है। अब इनके सर्विस की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा शिकायत होती है कि जावा के सर्विस सेंटर अच्छे नहीं हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से जावा मोटरसाइकिल का ओनर रहा, उसके बाद यज़दी का ओनर रहा। तो जो मेरे शहर में जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर मैं कभी भी जाता हूँ तो मुझे सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। हाँ, मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अगर मेरे मोटरसाइकिल में कोई पार्ट लगने हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कंसर्न होता है, वो तुरंत नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो बोलते हैं कि हाँ ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि देखिए कि अभी इसमें क्रैश गार्ड नहीं लगा है, सैडल स्टे नहीं लगा है। बाकी अभी क्रैश गार्ड और सैडल स्टे मिल जाए उसके बाद मैं थोड़ा सा इस बाइक को लेकर के लॉन्ग राइड करूँगा। अब बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की, मोटरसाइकिल रिलायबल है कि नहीं है। तो भाई अभी तक तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे आज तक कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना मेरी बाइक कभी बंद हुई, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो बारिश में भी चली है और जो तेज़ वाली गर्म होती है उसमें भी रही है। आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। मेरी बाइक एक बार में स्टार्ट हो जाती है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टार्ट भी इतना ईजिली हो जाती है, देखा, एक बार में बाइक स्टार्ट हो जाती है। अब आपको इसका एक बार मैं एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। ये इसका आइडियल एग्जॉस्ट नोट भी इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको कैसा इसका एग्जॉस्ट नोट लगा कमेंट करके बता सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं गाड़ी के वाइब्रेशंस के बारे में और सस्पेंशन सेटअप के बारे में। तो गाड़ी के वाइब्रेशन की अगर बात कर लेते हैं तो गाड़ी जब हम 60-70 तक ले जाते हैं कोई भी वाइब्रेशन सच नहीं फील होता है। हाँ, 70 के बाद में जो वाइब्रेशन आता है एक्चुअली बॉडी पर नहीं आता है, वो आपको फील होता है। इसके मिरर पे हल्का सा बजीनेस आ जाता है, वो आपको बाइक में नहीं फील होता। लेकिन हाँ, जब आप 80-90 के ऊपर जाते हैं तो आपके हैंडल पे और ये जो फुट पैक्स है और ये जो इसका टैंक एरिया है, यहाँ पर वाइब्रेशन आते हैं। यहाँ पर वाइब्रेशन तब आएंगे जब आप इसको ग्रिप करेंगे। जैसे कि आप बैठे हुए राइड कर रहे हैं, ऐसे अगर बाहर है, इससे टच नहीं है, तब तो कोई नहीं होता। लेकिन जब इसको दबाएंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होते हैं। लेकिन वो इतने भी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें। मैं इस बाइक को 120 तक ले गया हूँ, तो 120 में भी काफ़ी स्टेबल होकर के बाइक चल रही थी। लेकिन हाँ, वाइब्रेशंस आ रहे थे। सस्पेंशन सेटअप की बात, तो सस्पेंशन सेटअप भी इसका काफ़ी अच्छा है। मैं इस बाइक को जैसे कि जब मैं टेस्ट राइड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब टेस्ट राइड करने गया था तो मैंने इसको काफ़ी जो वैसे रफ़ पैचेस थे, जो ट्रेल होता है, कच्चे रास्ते थे, उन पर लेकर के इस मोटरसाइकिल को गया था। वहाँ पर मैंने इस बाइक को करीब 40-50 की स्पीड में चलाई थी और गड्ढे वड्ढे से तो काफ़ी अच्छे से निकल रही थी। हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं सिटी में राइड करता हूँ और गड्ढे वड्ढे आते हैं, अगर स्पीड कम होती है तो इसमें जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा लगता है, जर्क देता है। लेकिन अगर आप स्पीड से निकाल ले जाते हैं तो सस्पेंशन नहीं ज़्यादा फील होता, क्योंकि ट्रैवल भी इसका करीब 150 mm का और पीछे का 130 mm का है। अब इस बाइक के एक्सेसरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो एक्सेसरी की कॉस्ट आती है, इसका जो नकल गार्ड है ये करीब 5,500 रुपये में आता है। तो एक्सेसरीज़ इसकी महंगी हैं। जो इसका हेडलैम्प का ये जो ग्रिल है, हेडलैम्प ग्रिल है, ये 1000 रुपये में पड़ा है मुझे। और ये जो पीछे का, ये उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। अब इसकी क्या प्राइस है एग्जैक्टली आप शोरूम में जा कर के पूछ सकते हैं। बाकी इसका जो क्रैश गार्ड आता है 3,500 रुपये का है, अभी अवेलेबल नहीं है। और जो सैडल स्टे है वो भी करीब 2,500 या 3,000 के आसपास सैडल स्टे भी आता है। तो ये इनके एक्सेसरीज़ के प्राइजेज़ हैं। ओके गाइस, अब माइलेज की बात कर लेते हैं। तो माइलेज का आंसर देना थोड़ा सा टिपिकल है। ये मोटरसाइकिल 12.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती है। 3.5 लीटर फ्यूल पर ये रिज़र्व में आ जाती है, यानी कि 9 लीटर के बाद में ये रिज़र्व में आ जाती है। अब इसका अभी मैंने सिटी में माइलेज टेस्ट निकाला था, 35 kmpl का आया था। और अभी मैं 2 दिन पहले जो मैंने हाईवे पर करा था तो उसमें मुझे करीब 28.5 के आसपास माइलेज निकल के आया था। तो मुझे लगता है कि माइलेज जो होता है वो आपकी राइडिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है, ट्रैफिक कैसी है, रोड कंडीशन कैसे है, उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे जब मैं हाईवेज़ पर राइड कर रहा था तो मेरी 75-80 के आसपास स्पीड थी, तो मुझे लगा कि इसकी वजह से माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। और जब मैंने सिटी में माइलेज टेस्ट किया था तो सिटी में उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मेरी जो एवरेज स्पीड रही होगी 60 से 65 के बीच आई थी। उसमें मुझे 35 kmpl का माइलेज मिला था। और उसमें अगर एरर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने टैंक टू टैंक किया था, तो भी अगर 3-4 किलोमीटर का एरर भी आता है तो भी ये मान के चलिए कि मुझे 30 से 32 का माइलेज मिला था। क्योंकि मैं मान सकता हूँ कि हाँ, कभी कभी टैंक टू टैंक में थोड़ा सा फ्यूल कभी कम पड़ जाता है, कभी ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसीलिए जो अभी इसका जो एग्जैक्टली माइलेज क्या मिल रहा है सिटी में, लेकिन हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि इसका माइलेज 26-27 के ऊपर ही है सिटी या हाईवेज़ पर। और एग्जैक्टली अभी मैं इसका एक हाईवे टेस्ट करूँगा जिसमें मैं इसकी स्पीड आइडियल कंडीशन रखूँगा, यानी कि 60 से 70 के बीच ही रखूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि हाईवेज़ पे क्या माइलेज निकल के आता है। तो वन मोर थिंग, ये मोटरसाइकिल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए लगी कि ये मोटरसाइकिल 4 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में आती है। यानी कि अगर 4 सालों में कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं इंजन में, वायरिंग में या कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिप्लेस हो जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। लेकिन अदर मोटरसाइकिल्स होती हैं वो 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बाकी इसका जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो भी मैंने करवा रखा है। 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी 3500 रुपीज़ में मुझे मिली थी। तो देखा जाए मेरी ये जो मोटरसाइकिल है वो 6 साल के लिए कम्प्लीटली वो सेफ़ है। 6 साल में अगर इसके इंजन में प्रॉब्लम आती है, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है या कि इसके ECU या इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं कि किसको ये मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाहिए। तो अगर आपकी प्रायोरिटी एक गुड लुकिंग मोटरसाइकिल है जो कि हेड टर्नर और कहीं भी जाए तो एक डिफरेंट मोटरसाइकिल का फील आ सके, लोग आपको देखें, और अगर आपको पावर पैक परफॉर्मेंस, क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स, टॉप नॉच ब्रेक और आपको एक रिलैक्स पोजीशन वाली मोटरसाइकिल चाहिए कि आप हाईवेज़ वगैरह करें तो आपके शोल्डर बैक वगैरह में पेन ना हो, तो डेफिनेटली इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ सिटी में राइड करना है
तो मैं आपसे बोलूँगा कि इस मोटरसाइकिल को मत लीजिए, क्योंकि सिर्फ सिटी में राइड करेंगे, एक तो व्हील बेस लंबा, कहीं भी घुमाने उमाने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा लंबा व्हील बेस है। बाकी ट्रैफिक में अगर बार बार रुकते हैं तो आपको हीटिंग इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं। ओके गाइज, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस मुझसे मिस हो गए हों। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस बाइक को लेकर के मैं तमाम एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेक श्योर हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। सी यू सून, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कारपेडियम राइडर।